सो आज हमने पढ़ना है नोड जेएस इंटरनल्स के बारे में। जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ ब्राउज़र पे रन कर सकती है। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र के पास एक जेएस इंजन होता है जो कि ज़रूरी होता है जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए। ये जेएस इंजन जैसे V8 है क्रोम का, स्पाइडरमैन की है फायरफॉक्स का एंड चाकरा भी है। तो ये जो जेएस इंजन पे जो जावास्क्रिप्ट रन करती है वो बहुत ही बेसिक होती है। उसमें सिर्फ एक कॉल स्टैक होता है और एक हीप होता है। अब इससे क्या हो सकता है कि बेसिक वेरिएबल्स डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं हम हीप मतलब और फंक्शंस बना सकते हैं तो बेसिक काम कर सकते हैं बट जो सेट इंटरवल है फेच है एसिंक प्रोमिसेस है डॉम मैनिपुलेशंस हैं एंड इवन कंसोल करना किसी चीज को वो भी हम इस बेसिक जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते वो वो सब करने के लिए ब्राउजर को खुद से इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है इन सब की वो होती है माइक्रो टास्क क्यू बनाई जाती है मैक्रो टास्क क्यू बनाई जाती है एंड इवेंट लूप्स बनाए जाते हैं तो अब क्या करना था कि जो जेएस इंजन है वो तो सिर्फ ब्राउजर में है तो अब हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे ही रन कर सकते हैं बट क्या हो अगर हमें जावास्क्रिप्ट को लोकली अपनी मशीन पे रन करना हो तो उसके लिए हमें फिर जेएस एक डेवलपर था रियान वाज हिज नेम सो जेएस इंजन उसने क्या किया कि इसको जो क्रोम का जेएस इंजन था दैट इज V8 उसने ये क्योंकि ओपन सोर्स था तो इसने वो निकाल के अब सी प्लस प्लस रन टाइम में एम्बेड करके अपने मशीन पे लोकली चला दिया अब क्यों क्यों सीधा V8 इंजन तो चला नहीं सकते उसको एक बेस चाहिए ना एक रन टाइम चाहिए तो वो रन टाइम सी प्लस प्लस ने प्रोवाइड किया था तब इससे क्या हो गया कि हम अब जेएस जावास्क्रिप्ट जो है लोकली अपनी मशीन में चला सकते थे अब बट मैंने जैसे बताया कि जो ये जावास्क्रिप्ट है वो बहुत ही बेसिक है मींस इसमें सिर्फ कॉल स्टैक और हीप ही है और मतलब वेरिएबल्स बना सकते हैं एंड फंक्शंस वगैरह ऑल द बेसिक स्टफ वी कैन डू बट अभी भी इसमें क्या सेट इंटरवल नहीं है फैच नहीं है एसिंक प्रोमिसेस नहीं कर सकते एपीआई कॉल्स नहीं कर सकते डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते कंसोल भी नहीं कर सकते कुछ भी ये सब जैसे ब्राउजर ने इम्प्लीमेंट किया था वैसे मतलब उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे तब ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या चाहिए था दैट इज एक इवेंट लूप चाहिए था अब जा तो ये खुद से वो बनाता बट एक लाइब्रेरी थी सी लाइब्रेरी दैट इज libuv तो ये libuv ये इवेंट लूप प्रोवाइड करती है along with a thread pool तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन का काम भी libuv से डेलीगेट हो गया तो नाउ ये जो V8 इंजन था विद libuv लाइब्रेरी along with the C++ रन टाइम इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया Node.js एंड libuv लाइब्रेरी क्या कर रही है हमें इवेंट लूप प्रोवाइड कर रही है एंड देयर इज अ थ्रेड पूल एज वेल सब अब क्या होता है कि जब हम ये जो नोड जेएस है और ब्राउजर है जावास्क्रिप्ट दोनों में सेम सिंटैक्स ही हो मतलब नोड जेएस पे भी सेम सिंटैक्स ही है जावास्क्रिप्ट का और ब्राउजर में भी सेम सिंटैक्स ही है बट जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है नाउ जब हम किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं हम कैसे करते हैं नोड एंड फिर वो फाइल का नेम एंड देन डॉट जेएस तब इससे क्या होता है जब भी हम इस कमांड को रन करते हैं तो एक प्रोसेस बन जाती है अब उस प्रोसेस में क्या होता है एक मेन थ्रेड एलोकेट होता है ये मेन थ्रेड ही है जिस पे पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट रन करती है तभी जावास्क्रिप्ट को हम सिंगल थ्रेडेड कहते हैं बिकॉज एक ही थ्रेड है उसके पास अब क्या होएगा ये जैसे मेन थ्रेड बनेगा इसमें पहले प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होएगा फिर जितना भी टॉप लेवल कोड है टॉप लेवल कोड इन द सेंस कि मतलब जो फंक्शंस के अंदर का कोड है ना वो टॉप लेवल कोड नहीं है जो मतलब जो भी कॉल बैक्स के अंदर का जो कोड होता है वो टॉप लेवल कोड नहीं होता उसके अलावा जितना भी है वो सब टॉप लेवल कोड है जैसे कॉन्स्ट है इज इक्वल टू 10 ये भी एक टॉप लेवल कोड है अब उसके बाद क्या होएगा इंपोर्ट स्टेटमेंट्स सारी देखी जाती हैं एंड फिर जो भी कॉलबैक्स है वो इवेंट कॉलबैक्स रजिस्टर किए जाते हैं अब इसके बाद क्या होता है कि एक इवेंट लूप स्टार्ट होता है जैसे कि इवेंट लूप मींस एक इनफिनिट लूप है जैसे कि वाइल ट्रू है कंडीशन तो इसमें क्या होएगा कि पहले एक्सपायर्ड कॉलबैक्स देखे जाएंगे जितने भी एक्सपायर्ड कॉलबैक्स जो एक्सपायर हो गए उनको रन कर देंगे एंड देन जो भी इनपुट आउटपुट पोलिंग ऑपरेशंस हो रही हैं उसको उसमें जो भी है वो उसको रन किया जाएगा एंड देन जो एक सेट इमीडिएट नाम के स्पेशल फंक्शन होता है जो भी उसके अंदर के कॉल बैक्स है वो सब रन किए जाएंगे एंड देन क्लोज कॉल बैक्स को रन कर देते हैं एंड
अब जब ये एक साइकिल कंप्लीट होती है तब ये लास्ट में चेक करता है कि कुछ भी पेंडिंग है, मतलब तो अगर पेंडिंग है तो ये इवेंट लूप दोबारा से रन करता है, अगर नहीं तो हम इस इवेंट लूप से बाहर निकलाते हैं। अब सिंस ये जो भी काम है मतलब जितने भी अगर इसमें कोई सीपीयू इंटेंसिव टास्क आ गया इस जो भी हमारी मेन थ्रेड में काम चल रहा है इसमें कोई भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क आ गया, जैसे क्रिप्टोग्राफी हो गया या फिर कोई फाइल रीडिंग ऑपरेशंस आ गई, तब क्या हो जाएगा कि वो थ्रेड हमारे से, बिकॉज एक ही थ्रेड है तो वो थ्रेड उस पे रुक ही जाएगा, तो वेट करना पड़ेगा जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तब अब ये ना, बट रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता क्योंकि रियल लाइफ में वो टास्क बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो ये कैसे होता है कि ये जो हमें लिबयूबी थ्रेड पूल नहीं प्रोवाइड कर रही थी, तो उसमें हम हमारे पास एक थ्रेड्स होते हैं, काफी सारे वर्कर थ्रेड्स होते हैं, मतलब डिफॉल्ट हम 4 ही मानते होते हैं। तो अब ये क्या होएगा, जैसे भी कोई सीपीयू इंटेंसिव टास्क आ गया, वो एक थ्रेड को डेलीगेट कर दिया जाएगा। मतलब ये काम जैसे इस थ्रेड को दे दिया, और कोई फाइल रीडिंग का काम है उस इस थ्रेड को दे दिया। ऐसे करके अलग-अलग काम अलग-अलग थ्रेड्स को डेलीगेट कर दिया जाएगा। अब ये इवेंट लूप है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। दैट इज, इसमें क्या है, पहले एक्सपायर्ड कॉलबैक्स को रन करना है, फिर इनपुट आउटपुट कोडिंग को, फिर सेट इमीडिएट कॉलबैक्स उनको रन करना है, फिर क्लोज कॉलबैक्स को। अभी ये जो इंडिविजुअली ये जो इनको क्या कहते हैं हम, ये फेजेस होते हैं। दैट इज फेज वन है, मान लो ये फेज टू है, ये फेज थ्री है, ये फेज फोर है। अब इनके इंडिविजुअल कॉलबैक्स हमें कैसे पता लगेगा कि एक्सपायर्ड कॉलबैक्स को कितने कितने हैं। तब इन सब फेजेस के लिए एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे के सारे कॉलबैक्स पुश किए जाते हैं, और एट द एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में उनको रन कर दिया जाता है। तो अब हम थोड़े एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट कोड है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम इसमें नोड और इसका फाइल का नेम डॉट जेएस को एंटर करेंगे तो क्या होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा कि एक प्रोसेस क्रिएट हो जानी चाहिए, जिसमें क्या होएगा, पहले प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होएगा, टॉप लेवल कोड चलेगा। सो लेट्स सी इसमें टॉप लेवल कोड कौन सा है। पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट वगैरह आ जाएगी, ठीक है, एंड टॉप लेवल कोड जैसे ये है, इसमें क्या होएगा, टाइमर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अब टाइमर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि मतलब एक डिले का पहले हमने जो वैल्यू डाली है वो देखेंगे, मतलब 0 मिली सेकंड का डिले है, तो मतलब जैसे ही रजिस्टर होएगा वैसे ही स्टार्ट होएगा और साथ के साथ एक्सपायर भी हो जाएगा। तो मतलब ये जो कॉल बैक है, फिर ये जो कॉल बैक है ये एक्सपायर्ड कॉल बैक्स वाली क्यू में चले जाएगा, ठीक है। एंड देन ये टॉप लेवल कोड है, ये साथ के साथ रन कर देगा। तो मतलब इसका आउटपुट कैसे आना चाहिए कि फर्स्ट तो ये वाली लाइन चलनी चाहिए, एंड देन जब इवेंट लूप स्टार्ट होएगा तो एक्सपायर्ड कॉल बैक वाला फेज में जो भी क्यू में उसकी क्यू में जब ये गया हुआ है कॉल बैक, ये रन कर देगा, तो सेकंड शुड बी दिस कोड। सो लेट्स सी। एंड यस, इसमें क्या है, पहले ये वाला कोड चला, एंड सेकंड दिस वन कोड। नाउ द सेकंड एग्जांपल शुड बी, जब हम इस फाइल को रन करेंगे, दैट इज नोड टू, तब अब जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो क्या होएगा, इसके लिए भी एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अब उसमें क्या होएगा, पहले टॉप लेवल कोड चलेगा, तो इसमें टॉप लेवल कोड क्या है, जैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई, और क्या आएगा, सेट टाइम आउट में टाइमर रजिस्टर्ड हो जाएगा, और सेट इमीडिएट में एक चेक कॉल बैक रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब कंसोल डॉट लॉग, ये तो टॉप लेवल कोड, ये तो पहले चल जाएगा। तो अब क्या होएगा कि पहले ये चलेगा टॉप लेवल कोड, अब फिर क्या होगा, इवेंट लूप स्टार्ट होएगा, और इवेंट लूप में जो ये वाला टाइमर था ये तो साथ के एक्सपायर हो गया होगा, तो इसका कॉल बैक एक्सपायर्ड कॉल बैक ये हो जाएगा एक्सपायर्ड कॉल बैक, तो ये सेकंड ये चलेगा, सेकंड शुड बी दिस। एंड फिर क्या होएगा कि नेक्स्ट फेज में देखेंगे हम कि इनपुट आउटपुट पोलिंग, यहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट पोलिंग तो हो नहीं रही। सो फिर हम अगले फेज में मूव करेंगे सेट इमीडिएट। अब इधर जो ये सेट इमीडिएट वाला कॉल बैक है ये रन करेगा। सो आउटपुट शुड बी पहले ये, एंड देन दिस, एंड एट द एंड ये रन करना चाहिए। लेट्स सी। तो इसमें भी देखो ये वाला ही सेम आउटपुट आया जैसे एक्सपेक्टेड था। फर्स्ट ये रन किया, एंड सेकंड दिस वन, एंड थर्ड इज दिस वन। तो अब मैं एक यूनिक केस बताना चाह रहा हूँ जिसमें काफी सारी गलतियां होती हैं। तो पहला क्या होएगा, अगर मान ली हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है जिसमें हमारे पे दो स्टेटमेंट्स है, एक सेट टाइम आउट एंड सेकंड इज सेट इमीडिएट। जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो क्या होएगा,
हमारा मेन थ्रेड कैसे करेगा, पहले ये देखेगा सेट टाइम आउट, तो ये एक टाइमर रजिस्टर कर देगा और उसका एक्सपायरी टाइम क्या होना चाहिए, 0 मिली सेकंड, मतलब डिले 0 मिली सेकंड का है। एंड सेकंड इज सेट इमीडिएट, तो ये एक चेक कॉल बैक रजिस्टर कर देगा। तो अब क्या होएगा कि फिर इवेंट लूप स्टार्ट होना चाहिए। अब इवेंट लूप में देखेंगे कि कोई कॉल बैक एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो टेक्निकली तो एक्सपायर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिले तो 0 मिली सेकंड का था। जैसे इवेंट लूप स्टार्ट होना चाहिए तो वो तो इमिडिएटली एक्सपायर्ड हो गया ना ये वाला कॉल बैक। तब बट ये डिपेंड करता है, अगर ये एक्सपायर हुआ हुआ तो पहले क्या हो जाएगा, तो पहले आ जाएगा कि टाइम कंसोल डॉट लॉग टाइम आउट ये वाली चल जाएगी। अगर ये इवेंट अगर ये नहीं हुआ हुआ एक्सपायर, तो फिर पहले ये नहीं चलेगी। फिर क्या होना चाहिए, फिर ऑर्डर होना चाहिए इनपुट आउटपुट पोलिंग ऑपरेशन हो रही है, नहीं हो रही। एंड थर्ड इज सेट इमीडिएट। अब अगर ये पहले चला हुआ अगर मतलब ये पहले चला हुआ तो सेकंड ऑपरेशन ये होनी चाहिए थी। बट अगर ये पहले टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होनी चाहिए, सेट इमीडिएट वाली होनी चाहिए। एंड सेकंड शुड बी सेट टाइम आउट। तो ये मतलब इसका ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ये कि मतलब टाइमर कब एक्सपायर होएगा। तब इसका आउटपुट कभी कभी टाइम आउट पहले हो सकता है इमीडिएट बाद में, और किसी केस में इमीडिएट पहले हो सकता है टाइम आउट बाद में। ये प्रोसेसेस के पे डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस तो नहीं चल रही, कितना सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। बट सेकंड केस में क्या है कि अगर ये वाला केस है जिसमें एक फाइल रीड हो रही है और उसके अंदर ये सेट टाइम आउट और सेट इमीडिएट है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, पहले हम देखेंगे तो हमारा मेन थ्रेड करेगा कि ये रीड फाइल है, तो एक थ्रेड डेलीगेट हो जाएगा उसको वर्क। तो फाइल रीड हो रही है, अब फिर क्या होगा, इवेंट लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे एक्सपायर कॉल बैक्स हैं, नहीं है हमारे पे तो कुछ नहीं है, अभी फाइल ही रीड हो रही थी। फिर इनपुट आउटपुट बोलिंग, क्या ये फाइल रीड होगी, मान लो नहीं हुई अभी, सेट इमीडिएट भी नहीं है, क्लोज कॉल बैक भी नहीं है। अब सेकंड साइकिल आ गया, एक्सपायर्ड कॉल बैक्स फिर नहीं है, इनपुट आउटपुट पोलिंग है। हाँ मान लो अब ये फाइल रीड होगी तो अब क्या होएगा कि अंदर के जितना भी कोड है वो सब रजिस्टर्ड होएगा। अब इधर एक टाइमर रजिस्टर्ड हो गया और इधर इसका सेटिमेंट का एक चेक कॉल बैक रजिस्टर्ड हो गया। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज, हमारा अब फेज कौन सा था, हम इनपुट आउटपुट पोलिंग फेज पे थे ना। अब इसके बाद कौन सा फेज आएगा, सेट इमीडिएट फेज। तो इन दोनों में से अब पहले कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए। नाउ हमेशा अब ये कंसोल डॉट लॉग इमीडिएट ये वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि हम फेज ही सेट इमीडिएट वाला है। एंड हमेशा सेकंड नंबर पे ही जितने भी टाइमर कॉल बैक्स है वो चलेंगे।